आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है। मिथिला के राजा कला और साहित्य के बहुत ही प्रेमी थे। गूढ़ अर्थ की कविताएं तो उन्हें इतनी प्रिय थीं कि वो कवियों को मुंह मांगा पुरस्कार तक दे देते थे। आए दिन उनके दरबार में कोई ना कोई आ जाता और अपनी कविता सुनाकर पुरस्कार प्राप्त करता। उनके ही राज्य में एक गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों के चारों निपट गवार, ऊपर से मेहनत ना करने वाले थे। अब उनका गुजारा कैसे होता? एक दिन चारों मित्र बैठे हुए विचार करने लगे कि कुछ ऐसा किया जाए कि खाने के लाले ना रहें। पर क्या किया जाए ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से पहला बोला, हम इसी गांव में मंदिर में पुजारी बन जाते हैं, फिर सारा गांव वहां पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए आएगा और हमारा जीवन यापन आसानी से हो जाएगा। दूसरा बोला, अरे मूर्ख, एक मंदिर में एक ही पुजारी होता है और पुजारी भी ऐसा जिसे पूजा पाठ सब कुछ आता हो। हम में से किसी को भी ये काम नहीं आता। तीसरे ने कहा, तो फिर हम साधु बन जाते हैं, मथुरा चलेंगे और बस कृष्णा कृष्णा करेंगे। चौथे ने कहा, हम इसी गांव में रहकर खेती बाड़ी करते हैं और फिर हमारी शादियां भी हो जाएंगी। हमारे बाल बच्चे जब बड़े होंगे तो फिर वही हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। पहले मूर्ख ने कहा, अरे खेती करना तो बहुत ही मेहनत का काम है और फिर हम में से ये किसी को आता भी नहीं। दूसरा बोला, तो फिर क्यों ना हम सब गवैये बन जाएं, चारों मिलकर ढोलक और मंजीरें लेकर कीर्तन करेंगे, सारे लोग खुद ही हमें खाने को दे जाएंगे। उनमें से एक मूर्ख ने कहा, तुम सब बेकार की बातें कर रहे हो। मेरे विचार से हमें हाथी खरीदना चाहिए। लोग उसे गणेश मानते हैं, जहां से भी वो जाता है लोग सिर झुकाते हैं और कुछ ना कुछ श्रद्धा से दे ही देते हैं। चारों मूर्खों को ये बात बिल्कुल सही लगी। वे बोले, हाँ यही ठीक रहेगा, लेकिन हमें अपने हाथियों को चींटियों से बचाना होगा। तो चलो पहले चींटियों का ही काम तमाम करते हैं, यही उत्तम विचार है। पहले चींटियों को ही मारते हैं, तभी हाथी लेकर आएंगे। सबसे पहले वाला मूर्ख बोला, परंतु चींटियां मिलेगी कहाँ? अरे वहीं मिलेंगी जहां पर मीठा होता है। तो फिर हमें सबसे पहले मीठे का इंतजाम करना होगा। फिर चारों मूर्ख अपने अपने घर से शक्कर लेकर आए और यहाँ वहां फैला दी। शाम होते होते हजारों की संख्या में चींटियां वहां पर आ पहुंची। चारों मूर्ख मित्र उन चींटियों को अपने पैरों तले कुचलकर मारने लगे और कहने लगे, हमारे हाथी के कान में घुसेगी। दूसरा बोला, बेचारा हाथी कितना तड़पेगा, इन्हें क्या पता, खाओ खाओ और मीठा खाओ। तभी वहां से गांव के कुछ लोग गुजर रहे थे। उनमें से भोला नाम का आदमी आगे आया और आश्चर्य से कहने लगा, अरे ये मूर्ख मंडली अपने कदमों से पटक पटक कर क्या कर रही है? पता नहीं इन गवारों को कब अकल आएगी। जब नजदीक जाकर देखा तो मूर्ख मंडली बेजान चींटियों को मार रही थी। भोला ने कहा, अरे मूर्खों, इन चींटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक मूर्ख बोला, अरे बिगाड़ा नहीं तो आगे बिगाड़ सकती है ना, ये हमारे हाथी के कान में घुस सकती हैं। भोला ने कहा, कहां पर है तुम्हारा हाथी? मूर्ख बोला, अभी हमने खरीदा ही कहाँ है, बस विचार बना रहे थे कि तभी हमें इन चींटियों का ख्याल आ गया। हमने सोचा कि पहले इनसे ही निपट लिया जाए। भोला ने कहा, अरे मूर्खों, तुम कब अपनी बेवकूफी को छोड़ोगे? कमबख्तों, कुछ कमा कर क्यों नहीं खाते? एक मूर्ख बोला, अरे इसीलिए तो हाथी खरीदने का विचार कर रहे थे। भोला ने पूछा, हाथी कोई हल्दी की गांठ है क्या? इतना धन कहाँ से लाओगे? भोला की बात सुनकर चारों मूर्ख हक्के बक्के रह गए, क्योंकि धन के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं था और उन चारों में से किसी के पास भी इतना धन तो था ही नहीं। तो फिर हाथी कहाँ से आता? चारों एक बार फिर यही विचार करने लगे कि बात तो सही है, हाथी खरीदने के लिए धन कहाँ से आएगा। अब चारों मित्र इसी उधेड़-बुन में लग गए कि हाथी खरीदने के लिए धन कहाँ से लाया जाए कि तभी उन्हें सामने से लाल बहादुर आता हुआ दिखाई दिया। दरअसल लाल बहादुर के पास एक बड़ी सी पोटली थी।
वो मस्ती में गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था। चारों मूर्ख जानते थे कि लाल बहादुर राजा के दरबार में कवि है। उन्होंने लाल बहादुर को पुकारा, अरे ओ लाल बहादुर भैया, तनिक इधर तो आओ। कवि महोदय ने कहा, तुमने अचानक मुझे है पुकारा, कहीं कोई अहित तो नहीं करोगे हमारा। एक मूर्ख ने कहा, इस पोटली में पुरस्कार का धन मिला होगा। कवि बोला, तुम कहीं मुझसे ये धन तो नहीं छीनना चाहते? मैं राज कवि हूं, एक एक को सूली पर लटकवा दूंगा। तभी पहला मूर्ख बोला, अच्छा ये तो बताओ, एक कविता सुनाने का क्या पुरस्कार मिलता है? कवि ने कहा, ये तो कविता पर निर्भर करता है। कविता अगर गूढ़ अर्थ की हो तो कवि का घर भर जाता है। चारों ने लाल बहादुर को विदा किया और फिर बोले, अब तो धन कमाने का बस यही रास्ता है, दरबार में चलकर एक बढ़िया सी कविता सुना देते हैं। एक मूर्ख ने कहा, अरे कहां से सुना देंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं। दूसरा बोला, अरे चलो तो सही, कविता तो रास्ते में ही बन जाएगी। और फिर चारों मूर्ख दोस्त एक साथ चल दिए। वो रास्ते भर सोच रहे थे, परंतु उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रास्ते में वो चारों एक विशाल गूलर के पेड़ के नीचे सो गए। अचानक गूलर के पेड़ से एक फल टूटकर एक मूर्ख के ऊपर आ गिरा। वो तपाक से बोला, पककर गूलर गिर गयो। दूसरे ने उत्साह में आकर कहा, अरे भाई ये तो कविता हो गई, कुछ और जोड़ने से तो बन ही जाएगी। अब चारों मूर्ख मित्र उस एक पंक्ति को याद करते करते आगे को बढ़ने लगे। रास्ते में एक औरत पीपल के पत्ते तोड़कर ले जा रही थी। दूसरा मूर्ख बोला, लायो पीपरी नारी। तीसरे ने कहा, पककर गूलर गिर गयो, लायो पीपरी नारी। अरे ये तो कविता की पंक्ति बन गई, अब कुछ और सोच लेते हैं। और फिर चारों आगे बढ़ चले। वे एक बागीचे में जा पहुंचे जहां जामुन के पेड़ के नीचे जामुन टूटकर बिखरे हुए पड़े थे। वे चारों जामुन बिन बिन कर खाने लगे। एक मूर्ख बोला, इतनी जामुन है कि सारा दिन भी खाएं तो खत्म ना हो, जामुन अंत ना पाइयो। वो बोला, अरे ये तो मेरे हिस्से का काम भी हो गया, जामुन अंत ना पाइयो। क्यों, कैसी रही मित्रों? गूलर पक पक गिर गयो, लायो पीपरी नारी, जामुन अंत न पाइयो। अब तो बात बनती नजर आ रही है। एक मूर्ख बोला, बस अब तो हमारे चौथे साथी को कुछ सोचना है। चौथा बोला, हाँ हाँ मैं भी कुछ सोच ही लूंगा, परंतु कुछ नजर तो आने दो। और फिर वो चारों वहां से आगे चल दिए। अब तो मिथिला नगरी दिखाई देने लगी थी, परंतु चौथे मित्र को अभी तक कुछ नहीं सूझा था। तभी उन्होंने देखा कि वहां पर दो औरतें लड़ाई कर रही थी। उनमें से एक वृद्ध थी और दूसरी जवान। जब उनसे आपस में झगड़ने का कारण पूछा तो बूढ़ी औरत ने कहा, ये मेरी बहू है और सास और बहू में तो आपस में झगड़ा होता ही रहता है, तुम अपना रास्ता नापो। चौथे मूर्ख ने अचानक ही कहा, बिना बात के लड़ाई, यानी के बरबस ठानी रार। भाई वाह, हमारी कविता तो पूरी हो गई, चलो अब दरबार में चलते हैं। चारों मित्र बहुत ही खुश थे। वे सोचने लगे, उन्होंने मिलकर एक बहुत ही कठिन काम को कर लिया है। बस अब तो दरबार में कविता सुनाने की देरी है और उन्हें राजा ढेर सारा पुरस्कार देगा, जिससे वो हाथी खरीदेंगे। जब वे चारों मित्र दरबार में पहुंचे तो दरबार पूरी तरह से सजा हुआ था। मिथिला नरेश अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। चारों मूर्ख उनके सामने प्रस्तुत हुए और बोले, महाराज की जय हो। महाराज, हम चारों संयुक्त कविता के कवि हैं और हम आज राज दरबार में अपनी बनाई हुई कविता आपको सुनाने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज खुश हो गए क्योंकि कविता उनका प्रिय विषय था। बोले, अवश्य सुनाइए कवि महोदय। एक मूर्ख ने कहा, महाराज, हमें पुरस्कार में इतना धन तो मिल ही जाएगा कि हम हाथी खरीद सकें और अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। सारे दरबारी ये बात सुनकर हंस पड़े, क्योंकि सभा में ये पहली बार हुआ था कि कुछ सुनाने से पहले ही पुरस्कार की मांग कर दी गई थी। दरबार में बैठे हुए गोनू झा ने कहा, पहले आप लोग अपनी कविता तो सुनाइए। गोनू झा मिथिला के एक बहुत ही प्रसिद्ध और जाने माने विद्वान थे। वैसे तो वो जाति के ब्राह्मण थे, परंतु खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे और मिथिला के राजा ने उनकी बुद्धिमानी के कारण उन्हें अपने दरबार में खास तौर पर रखा हुआ था। वो कहने लगे, महाराज खुद आपकी कविता का मूल्यांकन करेंगे,
अगर वो किसी पुरस्कार के योग्य होगी तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। अब तो चारों मूर्ख एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गोनू झा समझ गए कि वे चारों कोई कवि नहीं हैं, बल्कि सीधे साधे देहाती लोग हैं। वे चारों एक एक करके अपनी कविता की पंक्तियां बोलने लगे। गूलर पक पक गिर गयो, लायो पीपरी नारी, जामुन अंत न पाइयो, बरबस ठानी रार। कविता सुनकर राजा के माथे पर बल पड़ गए। इस तुकबंदी की कविता का अर्थ उनकी समझ से बाहर था। वैसे तो कविता बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी अर्थ वाली लग रही थी। महाराज ने कवियों से कहा, क्या इस कविता का अर्थ आप लोग बता पाएंगे? चारों बेचारे एक दूसरे को देखने लगे और उदास हो गए। गोनू झा बहुत ही दयालु हृदय वाले थे। वो उन चारों की मनस्थिति को समझ गए कि ये लोग पुरस्कार की अभिलाषा में न जाने कितना लंबा सफर तय करके यहाँ पर आए हैं। ज्यादा नहीं तो कम पुरस्कार तो इन्हें अवश्य ही मिलना चाहिए। गोनू झा बोले, महाराज, ये कविता बहुत ही गूढ़ अर्थ में है। मेरे विचार में ये चारों कवि देखना चाहते हैं कि दरबार में क्या कोई ऐसा विद्वान है जो इनकी रची हुई इस कविता का अर्थ बता सके। क्यों कवि महोदय, मैंने ठीक कहा ना? चारों मूर्खों ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, हम यही चाहते हैं। अब तो मिथिला नरेश भी उत्सुक हो गए कि इस कविता का क्या अर्थ है। उन्होंने अपने विद्वान दरबारियों की उचित परीक्षा का समय जानकर उन्हें आज्ञा दी कि वे इस कविता का अर्थ बताएं। दरबारी असमंजस में पड़ गए। सोचने लगे, ये तो एक अर्थहीन तुकबंदी है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। दरबारियों में से एक ने कहा, महाराज, ये भी कोई कविता है? इसका भला क्या अर्थ हो सकता है? ये तो बिना मतलब की तुकबंदी है। एक अन्य दरबारी बोला, महाराज, क्षमा चाहता हूँ, ये चारों मूर्ख मेरे ही गांव के हैं। कविता और साहित्य से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये चारों आलसी और निपट गवार हैं। ये चारों बेकार व्यक्ति हैं और उल्टी सीधी योजनाएं बनाते रहते हैं। अब तो चारों मूर्ख भयभीत हो गए, क्योंकि उनके ही गांव के एक दरबारी ने उनके खिलाफ जो बोल दिया था। अब तो उन्हें लगा कि इनाम तो क्या मिलेगा, बल्कि वो दंड के अधिकारी बन जाएंगे। वो बेचारे चारों थर थर कांपने लगे। गोनू झा को उन पर दया आ गई। वो बोले, महाराज, मुझे खेद है कि हमारे दरबारी अपनी असमर्थता को उनकी मूर्खता कहकर छुपा रहे हैं। एक दरबारी ने कहा, तो क्या गोनू झा जी, आप इनकी कविताओं का अर्थ समझाएंगे? गोनू झा ने कहा, अवश्य महाराज। ये कविता रामायण काल में मंदोदरी की व्यथा की ओर संकेत करती है। मंदोदरी जो कि रावण की धर्मपत्नी थी। गोनू झा ने आगे कहा, महाराज, रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी ने कहा था, गूलर पक कर गिर गयो, अर्थात लंका जैसा विशाल महल गूलर की तरह गिर गया। दूसरी पंक्ति है, लायो पीपरी नारी, अर्थात उसका पति रावण पराई स्त्री का हरण करके लाया था। ये सुनते ही महाराज मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, क्या गूढ़ अर्थ निकाला है कविता का। गोनू झा ने आगे स्पष्ट किया, जामन अंत न पाइयो, अर्थात जिन त्रिलोकीनाथ राजा राम के मन का योगी महायोगी भी अंत नहीं पा सके। बरबस ठानी रार, अर्थात उन पुरुषोत्तम से बरबस ही लड़ाई की और काल की भेंट चढ़ गए। मतलब ये कि मंदोदरी कहना चाहती है कि गूलर की तरह लंका ढह गई और पराई स्त्री का हरण करने के कारण ही भगवान श्री राम ने मेरे पति से लड़ाई की और उनका वध कर दिया। मिथिला नरेश ने कहा, वाह वाह, अति उत्तम, बहुत ही अच्छा। ये कविता तो बहुत ही संदेशपूर्ण है और इन कवियों को हम पुरस्कार में एक हाथी के साथ साथ कुछ धन भी देंगे। सभी दरबारी सन्न रह गए, क्योंकि एक तो गोनू झा उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा चुके थे, दूसरे वो चारों मूर्खों को पुरस्कार भी दिलवा चुके थे। जबकि मिथिला नरेश के मन में गोनू झा का सम्मान और भी बढ़ गया। इस प्रकार से गोनू झा ने उन चारों मूर्खों की मनोकामना पूरी कर दी और दरबार में स्वयं भी सम्मानित हुए। गोनू झा इसी तरह से दरबार में आने वाले जरूरतमंद और गरीबों को उनके गवारपन के बावजूद भी उनकी सहायता करते थे। इसीलिए वो सबके प्रिय थे। चारों मूर्ख अपना इनाम लेकर वापस अपने गांव लौट गए और उन्होंने ये कसम खा ली कि आज के बाद वो मेहनत से अपना जीवन यापन करेंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।